हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। और अगर आवाज़ क्लियर आ रही है या स्क्रीन क्लियर दिख रहा हो तो एक बार मैसेज कीजिएगा, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, हमने आधा टॉपिक कर लिया था उस दिन। आधा टॉपिक जो है हम आज करते हैं। देखो, मैंने आपको कल भाग 5 जो हमारी लास्ट क्लास लगी थी, उस लास्ट क्लास में हमने भाग 5 देखा था। और भाग 5 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि भाग 5 को 3 भागों में बांटा था। हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। उसके बाद हम लोगों ने कार्यपालिका में मैंने आपको कुछ पद बताया था कि इसमें हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें कार्यपालिका में। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हमने देखा था। तो मैंने आपको उस दिन राष्ट्रपति के 9 अनुच्छेद बताए थे। उन 9 अनुच्छेद ये है कि जो 9 अनुच्छेद है, मेन जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में आप देखना कि अनुच्छेद 52 जिसमें पद है, अनुच्छेद 53 जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख है, अनुच्छेद 54 जो निर्वाचन है उसका, 55 में रीति या कोटा है, 56 में पदावधि है, उसके बाद 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में योग्यता है, 59 में शर्त है, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। इस प्रकार से मैंने आपको एक दोहा भी बताया था याद करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा भी याद नहीं कर तो 3-3 में करके इनको याद रख सकते हो। 3-3 पार्ट में करके भी आप इसको याद सकते हैं। ऊपर के 3 जो है वो क्या बात बोल रहे हैं, फिर नीचे के 3 बात जो अनुच्छेद है वो क्या बोल रहे हैं, और लास्ट के 3 क्या बोल रहे हैं, इस आधार पर भी याद रख सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको अनुच्छेद 52 बताया था कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात बोली गई है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बात बोली गई। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझा चुका हूँ। वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसमें जरूर सुन लीजिएगा, पिछले जो लेक्चर है उसमें। अनुच्छेद 53 में हमने देखा कि वो जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख होगा, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अनुच्छेद 54 जो है उसमें निर्वाचन आता है। तो निर्वाचन के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल बताया था आपको कि एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को वोट किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब अनुच्छेद 54 तक हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 55 से हम लोग आज पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 55 जो बोलता है वो बोलता है रीति या कोटा। रीति या कोटा एक ऐसी चीज है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद वोट करते हैं, तो मैंने आपको जो एकल संक्रमणीय पद्धति बताई थी, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक पद्धति जो है वो अनुच्छेद 55 का ही रूप है। मैंने आपको उसको डिटेल बताया था, उसी दिन बता दिया था। तो एकल, पहले याद रखना, अनुच्छेद 55 के तहत जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो एकल हस्तांतरणीय पद्धति या एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। दूसरा इसका नियम है कि ये अनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। ये दोनों जो रीति है ये दोनों अनुच्छेद 55 के तहत है। ठीक है, तो अनुपातिक पद्धति क्या होता है कि जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनकी संख्या कम होती है, जबकि विधानसभा के जो विधायक लोग रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। देखो, सांसदों की टोटल संख्या कितनी है, 776। उसमें से 533 जो है वो लोकसभा के हैं और 233 है जो राज्यसभा के हैं। तो सांसद टोटल कितने हो गए, 776। लेकिन विधायक कितने हो गए, टोटल विधायक हो गए 4120। तो अगर हम इसको अनुपातिक पद्धति नहीं करें तो यहाँ पर विधानसभा का मत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अर्थात विधायकों का मत ज्यादा हो जाएगा सांसदों की अपेक्षा, क्योंकि सांसद तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा को मिला के 776 ही हुए, जबकि विधायकों की संख्या टोटल सभी राज्यों को मिला के कितनी हो गई, 4120 हो गई। इसलिए यहाँ पर अनुपातिक पद्धति लाया गया है कि विधायक के वोट को कितने माना जाए और सांसद के वोट कितने माना जाए। इसके लिए एक फार्मूला है, याद रखिएगा। एक विधायक का वोट कितना होता है, एक विधायक का वोट होता है कुल जो राज्य है उसकी संख्या बटा कुल विधायकों की संख्या या कुल विधानसभा सीट। अब ये बहुत सारी ज्यादा हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि मान लो किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है और विधायकों की संख्या मात्र 20 है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो संख्या है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस जीरो को कम करने के लिए इसमें क्या कर दिया, 1/1000, मतलब 1000 का क्या कर देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं।
तो विधायकों की संख्या का मोल कितना होता है, एक विधायक की संख्या का मोल कितना होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा वहां पर उस राज्य में टोटल विधायकों की संख्या या विधानसभा सीट की संख्या इंटू 1/1000। ठीक है, ये होती है एक विधायक का मतमोल। ये क्यों लाया गया है, क्योंकि रीति में क्या बोलता है, ऐसे साधारण चुनाव नहीं होती राष्ट्रपति की, तो रीति में यहाँ लाया गया कि अनुपातिक पद्धति। तो अनुपातिक पद्धति ये है कि अनुपात में उसके वोट को क्या मानेंगे राज्यों की जो जनसंख्या है उसको अनुपात के रूप में विधायकों का वोट मत माना जाएगा। तो एक विधायक का मत वोट कितना होगा, कुल राज्य की संख्या बटा कुल विधायक की संख्या 1/1000। उसी प्रकार अब चूंकि ये तो विधायक का मत वोट हो गया, अब होगा सांसदों का मत वोट। तो सांसदों का मत वोट क्या होता है, मतलब उनके एक सांसद की जो विधायक जो वोट होता है, एक सांसद का जो वोट होता है वो वोट कितना होता है, तो जो इन सारी विधानसभाओं के विधायकों का कुल वोट है, कुल वोट, जैसे यहां से हमने एक विधायक का वोट निकाला था, अगर इनटू करेंगे हम तो 4120 विधायकों का जो टोटल वोट है उसकी संख्या बटा जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित कुल सांसदों की संख्या अर्थात 776। इतनी आसानी से समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, कुछ नहीं है, इजी है सब। देखो, आपको एक विधायक के वोट का पता करना है कि उसकी वोट कितनी होती है, तो जिस राज्य का वो विधायक होता है ना, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है बटा उस राज्य की टोटल विधायकों की या विधानसभा की सीट कितनी है इंटू 1/1000। ठीक है, वो 1/1000 इसलिए किया गया कि जो जीरो की संख्या रहती है वो बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए उसको 1/1000 किया गया। ठीक है, एक विधायक का है ये, लेकिन अब हमको तो 4120 विधायक का मत वोट अलग हो गया, वो टोटल जितना भी वोटिंग हुआ उस विधायकों के कुल जो वोट मत है उसके बटे में अगर हम कुल सांसदों का अगर भाग दे देते हैं तो एक सांसदों की क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। यहाँ से कुल मिलाकर क्वेश्चन ये आता है एक विधायकों का मत मूल्य क्या है, तो ये है, और एक सांसद का मत मूल्य क्या है, तो ये है। तो ये क्वेश्चन आता है जनरली, तो रीति से जो होता है उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो रीति क्या है, तो रीति ये है कि एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति ये है कि एक विधायक जितने भी मतलब उसमें निर्वाचित सदस्य जो उसमें भाग लेते हैं वोट करने में, उन सभी को सभी कैंडिडेट को वोट करना पड़ता है, वरीयता देना पड़ती है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। यही जो रीति होती है यह एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय पद्धति कहलाती है। ठीक है, मतलब सबको क्या करना पड़ता है, एक व्यक्ति को ही, एक व्यक्ति जो वोट मत देता है, एक विधायक जो वोट देता है, वो वोट जो देता है उसको प्रेफरेंस में देना पड़ता है। 3 कैंडिडेट खड़े हुए तो हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम प्रथम नंबर पर किसको रखें, द्वितीय नंबर पर किसको रखें और तृतीय नंबर पर किसको रखें। ये लेक्चर मैंने लास्ट क्लास में लिया है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं घूमेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखना कि अनुच्छेद 55 एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय पद्धति के आधार पर वोटिंग होती है और अनुपातिक पद्धति के आधार पर वोटिंग होती है, जिसमें एक विधायक का मत मूल्य जो है वो उस जनसंख्या की उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की टोटल विधानसभा सीट इंटू 1/1000 है ना, या भागित हम 1000 भी कर सकते हैं। और एक सांसद का मत मूल्य अगर निकालना है तो विधायकों का कुल मत मूल्य बटा हम ये कह सकते हैं टोटल सांसदों की संख्या, उसमें राज्यसभा के भी आ जाएंगे और लोकसभा के भी आ जाएंगे, अर्थात 776। तो ये हुआ अनुच्छेद 55 का पूरा ब्यौरा। और अनुच्छेद 55 पूरा याद रखिएगा, जिसमें रीति या कोटा है। और फिर भी राष्ट्रपति कैसे जीतेगा, तो किसी भी राष्ट्रपति को अगर वरीयता क्रम में 1 नंबर पर सबसे ज्यादा उसको लोगों ने, जब तक 50% लोग उसको पसंद नहीं करेंगे तब तक वो जीत हासिल नहीं कर पाएगा। तो एक फिक्स कोटा है 50+1, जब ही वो जीत पाएगा। और ये जब तक 50+50 नहीं आएगा तब तक वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। मान लो 3 कैंडिडेट हो, एक बार की वरीयता में उनको 3 बार 30 लोगों ने उनको पसंद किया, लेकिन अब जिसमें सबसे कम वोट मिला हुआ है उसको हम हटा देंगे। अब 2 के विभाजन में क्या होगा, जो दूसरी वरीयता है उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किस व्यक्ति को रखा गया है, उसमें भी अगर 50 का कोटा नहीं होता तो अगला चरण होता है। अभी तक के भारतीय इतिहास में जब से देश आजाद हुआ सिर्फ
वीवी गिरी ही एक ऐसे राष्ट्रपति है जिन्हें दूसरी मतगणना में जीत हासिल हुई है। याद रखिएगा, दूसरी मतगणना में जो जीत हासिल हुई है उनको वो पहले ही एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनको दूसरी मतगणना में क्या हुई है, जीत हासिल हुई है। अभी तक किसी को दूसरी मतगणना में जीत हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कई बार तो निर्विरोध ही लोग क्या है, जीत गए राष्ट्रपति। तो यहाँ से याद रखिएगा, सिर्फ वीवी गिरी है जिन्हें दोबारा क्या करना पड़ा है, दूसरी मतगणना का इंतजार करना पड़ा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति हुए जिन्हें दूसरी मतगणना का इंतजार करना पड़ा था, तो वीवी गिरी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी फैक्ट है। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो अभी तक हम समझ रहे थे, ये अनुच्छेद 55 है। उसकी रीति, उसका कोटा, तो कोटा ये है 50, जब तक 50+1 जो वरीयता क्रम में नहीं आएगा उसको जीत नहीं दी जा सकती। मान लो 4 कैंडिडेट है और एक बार की मतगणना में 25-25 मिले, फिर जिसमें सबसे कम मिले उसको बाहर कर दिया, फिर 3 में मान लो 3-3 30 ही मिले, फिर उसमें जिसमें सबसे कम मिले उसको बाहर कर दिया, और जो 2 बचे उसमें जिसको 50+1 करेंगे उसका कोटा रहता है 50+1, आधे से एक ज्यादा, उसी को जीता माना जाएगा। जबकि विधायक और सांसदों के वोट में क्या होता है, जो एक से दूसरे ज्यादा ले आता है उसको जीता हुआ मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 50% जो वोट है वो प्राप्त करना रहते हैं। ये अनुच्छेद 55। अब अनुच्छेद 56 जो है उसमें पदावधि है। पदावधि है मतलब राष्ट्रपति की पदावधि। तो देखो, राष्ट्रपति की जो पदावधि है अनुच्छेद 56 में, उसमें याद रखना जनरली कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की। राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है, सिर्फ 5 वर्ष की। और 5 वर्ष की किस दिन से होती है, वो जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ लेता है। क्या डाउट है मैम? आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कुछ डाउट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? एक बार फिर से मैसेज करें, क्या डाउट आ रहा है, हम लोग उसको समझें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज फास्ट रिप्लाई। बताया था कि इन सांसदों में और इन विधायकों में कुल जो निर्वाचित लोग हैं वही भाग लेते हैं। याद रखिएगा, जो निर्वाचित सदस्य है वही भाग लेते हैं। अर्थात देखो, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति की जाती, उनको इसमें नहीं गिना जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनकी गिनती इसमें नहीं की जाती है। ठीक है, और विधानसभा में जो 1 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति की जाती है उसको भी इसमें नहीं गिना। अर्थात ये जो संख्या है 4120, ये टोटल निर्वाचित सदस्य है विधायकों की, और ये 776 जो सांसद है ये निर्वाचित वाले हैं। याद रखिएगा, तो इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो मनोनीत सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। फिर से हम आते हैं अनुच्छेद 55 पर। अनुच्छेद 55 रीति और कोटा जो था वो हो गया। अनुच्छेद 56 जो है वो है पदावधि। तो यहाँ से सिंपली याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो मतलब एक कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष का वो उस दिन से होता है जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति का पदावधि है अनुच्छेद 56 में, और अनुच्छेद 56 ये बोलता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, तो 5 वर्ष की है। ठीक है, और वो 5 वर्ष किस दिन से शुरू होगा, जिस दिन से वो शपथ लेगा। इस बीच में अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र भी देना चाहे तो वो त्याग पत्र दे सकते हैं। उनका त्याग पत्र वो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये है अनुच्छेद 56 पदावधि। तो पदावधि से कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। किस दिन से होता है, जिस दिन से उनकी शपथ होती है। ऐसा नहीं कि निर्वाचन हुआ उसी दिन से मान लीजिए, जिस दिन उनकी शपथ होती है उसी दिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो उनका जो पदावधि है वो मान लिया जाता है। अब अगला जो फैक्ट है, अगला जो अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद है 57। अनुच्छेद 57 ये बोलता है पुनर्निर्वाचन। तो देखो, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित के लिए मना नहीं किया गया है, और ये भी नहीं कहा गया है कि सिर्फ दूसरी बार ही चुनाव लड़ेगा। वो जब तक जिंदा रहे तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात एक बार चुनाव लड़े राष्ट्रपति बन गया, दूसरी बार भी चुनाव लड़े राष्ट्रपति बन गया, तीसरी बार भी बन गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत में जो राष्ट्रपति बना वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है, चौथी बार भी हो सकता है। अगर वो 150 साल तक जिए तो 150 साल तक भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका और कई देशों में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने का प्रावधान नहीं है।
ठीक है। अभी रूस ने और चाइना ने संविधान में संशोधन कर लिया कि वो आजीवन रह सकते हैं, लेकिन भारत में भी तो आजीवन रह सकते हैं, जब से वो बने तब से रह सकते हैं। अगर जब तक वो, लेकिन उनका चयन, उनका जो निर्वाचन मंडल है उनको चयन भी तो करना चाहिए, वो जीतना भी तो चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 57 ये बोलता है कि राष्ट्रपति भारत में अगर एक बार निर्वाचित हो गए तो वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 57 की व्याख्या यह है, वो जब तक जिंदा रहे तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, अगर लेकिन हर 5 साल में उनको चुनाव क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा अनुच्छेद 57 सिर्फ इतना कि हमारे देश में दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। और भारत में अभी तक एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो 2 बार बने हैं। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ही एक ऐसे व्यक्ति है जो इस भारत के दोबारा राष्ट्रपति बने। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को उनके अलावा ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अभी तक कौन से राष्ट्रपति भारत के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तो सिर्फ है पहले जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अनुच्छेद 57 के तहत। अनुच्छेद 58 में योग्यता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति की योग्यता में क्या क्या चीजें शामिल है, तो राष्ट्रपति की योग्यता में आप देखना, राष्ट्रपति की योग्यता किसमें, अनुच्छेद 58 में। और योग्यता क्या बोलती है, अनुच्छेद 58 क्या बोलता है, अनुच्छेद 58 बोलता है कि एक तो वो भारत का नागरिक हो, एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा बोलता है 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, पूर्ण की हो, तीसरा ये बोलता है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद मतलब कि सरकारी नौकरी में ना हो, और चौथी बात यह है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। ये 458 के तहत योग्यता है। इन योग्यता जिनमें होगी वही भारत का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर आप इन 4 योग्यता को देखो तो भारत में तो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ में तो 65 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुके होंगे। भारत के नागरिक तो है ही से, उनके पास नौकरियां तो वैसे भी चुनिंदा लोगों के पास है, गिन लो आप, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, जो 25 साल की उम्र पार कर लेता है वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते ही हैं। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के लिए तो कोई भी क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसलिए 1999 में संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ेगा जिसको कि निर्वाचन मंडल में जो लोग वोट कर रहे हैं, जो वोटिंग करते हैं, सांसद या विधायक, जिनके साथ 50 विधायक या सांसदों का अनुमोदन हो, अर्थात जो भी चुनाव में पर्चा भरने जाएगा राष्ट्रपति का तो उसके साथ 50 विधायक प्रस्तावक होना चाहिए कि हाँ हम इसे राष्ट्रपति बनाने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। और ये तो 50 हो गए, और फिर 50 लोग अनुमोदन करने वाले भी होना चाहिए, तो ही वो राष्ट्रपति का पर्चा भर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो अनुच्छेद 58 में 4 शर्त तो ये है ही सही, 2 शर्त ये है, अगर ये शर्त नहीं होती तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले दादा भी जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि जो उसकी जमानत राशि है वो अगले अनुच्छेद में आएगी 15,000 रुपए। तो भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए अनुच्छेद 58 के तहत, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लाभ का पद ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने के साथ साथ उसके पास 50 विधायक या सांसदों का प्रस्ताव भी होना चाहिए और 50 सांसद या विधायकों का अनुमोदन भी होना चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव का पर्चा भर सकता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम आगे बढ़े, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 58 में उसकी क्या है, योग्यता है। अब अनुच्छेद 59 जो बोलता है वो बोलता है कि अनुच्छेद 59 ये बोलता है कि अनुच्छेद शर्त क्या क्या है, मतलब ये एक तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बात बोलता है। राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज होना अनिवार्य है या नहीं होना चाहिए। देखो, तो वही व्यक्ति बन सकता है इसकी शर्त में कि एक तो वो दिवालिया नहीं हो कोई व्यक्ति, फिर वो पागल नहीं हो वो व्यक्ति, और ये तो दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, और तीसरी वो 15,000 की जमानत राशि उसको देना क्या होगी, अनिवार्य होगी। अर्थात जब चुनाव को पर्चा भरने जाएगा ना तो ये शर्तें अनिवार्य है कि 15,000 की जमानत राशि उसकी जमा होगी, और ये जमानत राशि जो जमा होगी, ये जमानत राशि आरबीआई के खाते में जमा होगी, याद रखिएगा, या सरकार के खाते में जमा होगी।
आरबीआई के खाते में जमा होती है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है अगर 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है तो उसकी ये राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, हंसी का पात्र बन जाता है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाता है। याद रखिएगा। तो 59 अनुच्छेद 59 बोलता है शर्त, और शर्त क्या है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको 15,000 की जमानत राशि उसके पास क्या होना चाहिए। और वो जमानत राशि किसके पास जमा होगी, आरबीआई के पास जमा होगी। और अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है अगर उसने 1/6 टोटल मत का वोट प्राप्त नहीं किया है तो उसकी जमानत राशि क्या होगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये है अनुच्छेद 59 टोटल। अनुच्छेद 59 में 3 शर्तें हैं कुल मिला के, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और साथ ही साथ उसके पास 15,000 की जमानत राशि होना चाहिए। अनुच्छेद 60 जो है इसमें बात की गई है शपथ की, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। तो देखो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं ना, वो ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन पता चला मुख्य न्यायाधीश महोदय मान लो थोड़ी देर के लिए कि विदेश चले गए हो, ठीक है, छुट्टी लेके, और वो नहीं है और राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उनको शपथ दिलवाना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अगर मान लो वरिष्ठ न्यायाधीश को भी छुट्टी मिल गई, वो भी चले गए, तो उसके बाद जो वरिष्ठ है वो शपथ दिलाएगा, या कोई भी राष्ट्रपति को शपथ, मतलब ये है कि उसके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो दिलाएगा। अर्थात अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को जो शपथ है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है किसी कारण से तो उस सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके द्वारा भी शपथ दिलाई जा सकती है। ये याद रखिएगा अनुच्छेद 60 के तहत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है शपथ दिलाने की बात। ठीक है, कौन दिलाता है। तो ये हो गए अनुच्छेद 60। अब ये सारी की सारी बात हो गई कि राष्ट्रपति साहब बन गए। अब राष्ट्रपति साहब बन गए और मान लो उन्होंने क्या किया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, या संविधान की में जो बातें लिखी हुई है उनको उन्होंने नहीं माना, संविधान का पालन नहीं किया कुल मिला के। तो अनुच्छेद 61 ये बोलता है महाभियोग, और महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। याद रखिएगा, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की एक प्रोसेस जो है उसे महाभियोग या इम्पीचमेंट इंग्लिश में उसको कहा जाता है। तो महाभियोग की प्रोसेस ये याद रखना, अनुच्छेद 61 में क्वेश्चन ये आता है राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। क्या होता है इसमें यह होता है कि जब भी राष्ट्रपति संविधान में लिखित बातों का या संविधान का उल्लंघन करता है या संवैधानिक अनुसार देश को नहीं चलाते हैं तो संसद क्या करती है, संसद क्या करती है, संसद महाभियोग लेकर आती है। और महाभियोग संसद में क्या क्या होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो महाभियोग की प्रोसेस ये बोलती है कि जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप अपने शासन को नहीं कर रहा होता है उस स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा, और वो महाभियोग संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है हर बार। ठीक है, या तो राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है, लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। तो राज्यसभा में और लोकसभा में, लेकिन इसके पहले एक शर्त है कि जब भी महाभियोग लाया जाएगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप क्या ला सकते हो, महाभियोग ला सकते हो। 14 दिन पहले अगर आप राष्ट्रपति को सूचित नहीं करते हैं तो आप महाभियोग नहीं ला सकते। तो मान लो राज्यसभा में आपने 14 दिन पहले सूचना देके महाभियोग लेकर आ गए, तो राष्ट्रपति का यह महाभियोग राज्यसभा पास कर देगी और इसको कहां पर फॉरवर्ड कर देगी, लोकसभा में फॉरवर्ड कर देगी। अब लोकसभा में राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति अपना जो मौका है, मतलब अपनी जो बात है वो रख सकते हैं कि मुझे किस कारण हटा रहे, तो या तो स्वयं या उनके द्वारा कोई चयनित व्यक्ति यहाँ पर अपनी बात रख सकता है, या उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति। और अगर उस बात को भी लोकसभा ना मानते हो और महाभियोग को क्या कर दे, पास कर दे, तो जिस दिन लोकसभा में पास होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। कई बार
क्या होता है कि राज्यसभा में पास होने के बाद ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा है, याद रखिएगा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई काला दिन नहीं आया है जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया गया है। तो ये जो लेक्चर था, ये कल परसों की जो क्लास थी, परसों की क्लास की वीडियो को आप सुनिएगा, उसके बाद ही आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। फिर से मैं फटाफट एक छोटा सा रिव्यू रिवीजन कर देता हूँ, यहाँ तक आपको चीजें समझ। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख होगा, भले ही उसके पास वास्तविक शक्ति ना हो, लेकिन कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख है। अनुच्छेद 54 जो है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और निर्वाचन जो होगा जिसमें भाग लेंगे निर्वाचित सांसद और विधायक भाग लेंगे, और उनका एक निर्वाचन मंडल होगा, ठीक है। जिसमें अनुच्छेद जो 54 है उसमें निर्वाचन है, ठीक है, जिसमें निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही वोटिंग की जाती है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की नीति है, अर्थात रीति ये है कि एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक पद्धति के आधार पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें एक विधायक का वोट मत उस राज्य की कुल जनसंख्या ऑब्लिक उस राज्य में उपस्थित कुल विधानसभा की संख्या इनटू 1/1000, ठीक है, 1/1000, ये उसका क्या होगा, एक तरीके से एक विधायक का मत मूल्य होगा, ठीक है। एक सांसद का मत मूल्य जो होगा वो होगा कुल विधायकों के मत मूल्य ऑब्लिक टोटल सांसदों की संख्या। इस रीति के आधार पर अनुच्छेद क्या हो जाएगा 55। अनुच्छेद 56 में पदावधि है, राष्ट्रपति की पदावधि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से वो 5 वर्ष है। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन, तो राष्ट्रपति दोबारा क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, तीसरी बार हो सकता है, चौथी बार हो सकता है, जब तक अगर वो 150 साल तक जिए और 150 साल तक अगर जनता जिताती रहे उसको, तो वो जीता राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं हो, और चौथा और आखिरी उसमें यह है कि जो मतलब एक तरीके से लोकसभा की जो मतलब पद है वो रखने की योग्यता रखता हो। साथ ही 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। शर्तें में यह है दिवालिया ना हो, पागल ना हो, और 15,000 की जमानत जमा करने की मतलब हैसियत रखता हो, ये शर्तें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 60 बोलता है शपथ, तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, याद रखिए, अगर उनकी अनुपस्थित हो तो उस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके द्वारा। और अनुच्छेद 61 में है महाभियोग लाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होगी, और सूचना देने के बाद किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। अभी तक भारत के लोकतंत्र में अभी तक ऐसी जो बाध्यता है या ऐसा किसी तरीके से महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। तो आज की क्लास का टाइम मैंने 30 मिनट से ही रखा था, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत छोटा था, इसलिए आप इस अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो उपराष्ट्रपति का रहेगा। तब तक आप घर पे रहें, अपनी तैयारी रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।